कहानी यूक्रेन के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां मकोला अपनी पत्नी नस्तिया के साथ रहता था और उनकी जिंदगी बहुत ही साधारण और शांत थी। मकोला पास के एक स्कूल में मैथ का टीचर होता है और उसका स्वभाव शांत होता है और वह किसी भी तरह के झगड़े से दूर रहता था। वहीं उसकी पत्नी नस्तिया एक कलाकार होती है, जो लकड़ी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाती थी। दोनों अपने छोटे से घर में बाहरी दुनिया से दूर खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते हैं। लेकिन एक दिन स्कूल में मकोला को एक चौंकाने वाली खबर मिलती है और उसे पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। कई इलाकों पर कब्जा हो चुका है और कई सैनिक मारे जा चुके हैं। यह खबर सुनकर मकोला हैरान तो होता ही है, लेकिन उसे अभी भी यह समझ नहीं आता कि यह खतरा उसके कितने करीब आ चुका है। शाम को जब मकोला घर लौटता है तो उसे एक खुशखबरी मिलती है। उसकी पत्नी उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, तो यह सुनकर मकोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों इस पल को साथ में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जल्द ही उनके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला होता है। अगली सुबह मकोला अपनी साइकिल लेकर स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में उसे सड़क पर दो सैनिक दिखाई देते हैं। मकोला को उनकी यूनिफॉर्म कुछ अलग लगती है, जो यूक्रेनी सेना की तरह नहीं होती थी। लेकिन मकोला सोचता है कि शायद यूनिफॉर्म बदल दी गई होगी, इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब वह स्कूल पहुंचता है तो उसे क्लासरूम खाली मिलते हैं। कोई भी स्टूडेंट स्कूल नहीं आया होता। वह ऑफिस में टीवी ऑन करता है और ब्रेकिंग न्यूज देखता है। खबर में बताया जा रहा होता है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के काफी अंदर तक घुस चुके हैं। अब मकोला को समझ आता है कि रास्ते में जिन सैनिकों को उसने देखा था, वे रूसी सैनिक थे। यह सोचते ही वह घबरा जाता है और तुरंत अपनी साइकिल लेकर घर की तरफ तेजी से निकल पड़ता है। लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। वह देखता है कि वही दो रूसी सैनिक उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। मकोला उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे भी बुरी तरह पीटते हैं। वह उनसे बार बार विनती करता है और कहता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन वे उसकी एक भी बात नहीं सुनते। घर की तलाशी लेने के बाद जब उन्हें कोई कीमती चीज नहीं मिलती तो वे पूरे घर में आग लगा देते हैं। जब वे जाने लगते हैं तभी नस्तिया एक पत्थर उठाकर उनका सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक सैनिक उसे गोली मार देता है और वह वहीं मर जाती है। मकोला अपनी पत्नी को अपनी बाहों में पकड़कर रोने लगता है। कुछ घंटों बाद गांव में दो यूक्रेनी सैनिक पहुंचते हैं। वो मकोला की पत्नी की लाश देखते हैं और उसकी मदद करते हैं और एक कब्र खोदते हैं और मकोला से अपनी पत्नी को दफनाने के लिए कहते हैं। अपनी पत्नी को दफनाने के बाद मकोला पूरी तरह टूट चुका होता है। उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया होता है। लेकिन इसी दर्द के साथ उसके अंदर एक आग भी जल उठती है, बदले की आग। वह कसम खाता है कि जिस रूसी सैनिक ने उसकी पत्नी को गोली मारी है, वह उसे ढूंढकर जरूर मारेगा। इसीलिए वह यूक्रेनी सेना में शामिल होने का फैसला करता है। जाने से पहले वह अपनी पत्नी की बनाई हुई लकड़ी की एक मूर्ति अपने साथ ले लेता है, ताकि उसे हमेशा उसकी याद रहे। बेस पर पहुंचने के बाद कमांडिंग ऑफिसर पहले उसे भर्ती करने से मना कर देता है। उसे शक होता है कि मकोला कहीं जासूस तो नहीं है। लेकिन जब वह मकोला की पूरी कहानी सुनता है तो आखिरकार उसे सेना में शामिल होने की अनुमति दे देता है। अगले दिन से मकोला की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि उसने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई होती, इसलिए उसके लिए ट्रेनिंग काफी मुश्किल होती है। बाकी सैनिक जल्दी जल्दी हथियार खोलते और जोड़ते हैं, लेकिन मकोला उनसे काफी धीमा होता है। इसके बावजूद वह हार नहीं मानता और लगातार अभ्यास करता रहता है। एक रात ट्रेनिंग के दौरान मकोला कहता है कि वह अपना कोड नेम रेवेन रखना चाहता है। यह सुनकर बाकी सैनिक हंसने लगते हैं, क्योंकि कोड नेम कमाए जाते हैं, मांगे नहीं जाते। लेकिन मकोला इस मजाक को अपनी ताकत बना लेता है और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। फिर एक दिन कमांडर घोषणा करता है कि सेना को नए स्नाइपर्स की जरूरत है। कई सैनिक आगे आते हैं, जिनमें मकोला भी शामिल होता है। अधिकारी उससे चुनौती देता है कि वह 20 सेकंड में बंदूक जोड़कर दिखाए। तभी मकोला अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लेता है और सिर्फ 18 सेकंड में बंदूक जोड़ देता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति मिल जाती है। हालांकि उसे एक पुरानी राइफल दी जाती है, जबकि बाकी सैनिकों को नई और आधुनिक राइफल मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान स्नाइपर्स को सिखाया जाता है कि किसी भी हालत में अपनी जगह से हिलना नहीं है। एक टेस्ट में उनके पास गोलियां चलाई जाती हैं, यह देखने के लिए कि कौन डरता है, लेकिन मकोला बिल्कुल स्थिर रहता है। एक और टेस्ट में उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर निशाना लगाना होता है। मकोला का निशाना चूक जाता है, क्योंकि उसकी राइफल सही नहीं होती। लेकिन अंतिम टेस्ट में मकोला अपने मैथ के ज्ञान का इस्तेमाल करता है। वह दूरी और कोण की गणना करता है और एक ही गोली में निशाना लगा देता है। यह देखकर सभी इंप्रेस हो जाते हैं और आखिरकार मकोला अपना कोड नेम रेवेन कमा लेता है। अब जब मकोला अपना कोड नेम रेवेन कमा लेता है तो वह और भी ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करने लगता है। धीरे धीरे वह टीम के सबसे भरोसेमंद स्नाइपर्स में से एक बन जाता है। कुछ दिनों बाद कर्नल उससे मिलने आता है और बताता है कि अब उन्हें अपनी पहले मिशन पर जाना होगा। खबर मिली है कि रूसी सैनिकों ने एक चेकपोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यूक्रेनी सेना को उसे वापस लेना है। मकोला और उसकी टीम उस जगह पहुंचती है और अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है। कर्नल सभी को आदेश देता है कि अभी गोली मत चलाओ, पहले हालात को ध्यान से देखो। थोड़ी देर बाद एक आम नागरिकों की कार चेकपोस्ट की तरफ आती है
रूसी सैनिक कार को रोकते हैं और अंदर बैठे लोगों के कागज चेक करते हैं। उनके पास सभी वैलिड पेपर्स होते हैं, लेकिन फिर भी सैनिक उन्हें पीटने लगते हैं और उनके पासपोर्ट छीन लेते हैं। मासूम लोगों के साथ ऐसा होते देख कर्नल को गुस्सा आ जाता है और वह फायर करने का आदेश दे देता है। जैसे ही आदेश मिलता है, मकोला और बाकी स्नाइपर्स एक साथ गोली चलाते हैं। कुछ ही सेकंड में सभी रूसी सैनिक मार दिए जाते हैं और मिशन सफल हो जाता है। जब टीम वापस बेस पर लौटती है तो मकोला नोटिस करता है कि कई सैनिक बेस पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह पूछता है कि वे कहाँ गए हैं। तभी उसे एक बुरी खबर मिलती है। उनमें से ज्यादातर सैनिक एक दूसरे मिशन में मारे जा चुके हैं और उन्हें मारने वाला कोई साधारण स्नाइपर नहीं था। उसका नाम था सीरी। सीरी रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर माना जाता है। उसकी सटीकता इतनी खतरनाक है कि अब तक वह यूक्रेन के कई बेहतरीन स्नाइपर्स को मार चुका है। यह खबर सुनकर पूरे बेस में तनाव फैल जाता है। सभी जानते हैं कि अब उन्हें और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। लेकिन इसके बावजूद मकोला और उसकी टीम अपने अगले मिशन पर निकलती है। इस बार वे एक रास्ते पर लैंडमाइंस लगाते हैं और छिपकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कुछ देर बाद रूसी सैनिक वहां पहुंचते हैं। जैसे ही कर्नल फायर का आदेश देता है, बाकी स्नाइपर्स सैनिकों पर निशाना लगाते हैं, लेकिन मकोला कुछ अलग करता है। वह सीधे सैनिकों पर गोली चलाने के बजाय एक लैंडमाइन पर निशाना लगाता है। गोली लगते ही लैंडमाइन में जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी रूसी सैनिक एक साथ मारे जाते हैं। टीम वापस बेस लौट आती है। इस दौरान कर्नल और मकोला के बीच भरोसा बढ़ने लगता है। एक रात कर्नल उससे अपनी जिंदगी के बारे में बात करता है। वह बताता है कि उसकी 2 बेटियां हैं, लेकिन वे यह नहीं जानती कि वह सेना में है। उन्होंने हमेशा लगता है कि उनके पिता बिजनेस करते हैं। कर्नल ने सच्चाई उनसे इसलिए छुपाई है ताकि वे चिंता ना करें। इसके जवाब में मकोला भी अपनी पत्नी की मौत की पूरी कहानी कर्नल को बताता है। कर्नल उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह अब अकेला नहीं है। लेकिन अगली सुबह एक नया मिशन उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी खुफिया जानकारी मिलती है कि कुछ रूसी सैनिक एक खास रास्ते से गुजरने वाले हैं। मकोला और कर्नल उस रास्ते पर पोजीशन लेकर इंतजार करने लगते हैं और कुछ देर बाद 2 रूसी सैनिक दिखाई देते हैं। मकोला उन्हें अपने स्नाइपर स्कोप से देखता है और अचानक उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि उन दोनों में से एक वही सैनिक होता है जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी। जिस आदमी को मकोला इतने समय से ढूंढ रहा था, वह अब सीधे उसकी बंदूक के निशाने पर खड़ा होता है। मकोला कर्नल से गोली चलाने की अनुमति मांगता है, लेकिन कर्नल मना कर देता है। वह कहता है कि अगर अभी गोली चलाई गई तो उनकी पोजीशन दुश्मनों को पता चल जाएगी और पूरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन उस पल मकोला अपने गुस्से और दर्द पर काबू नहीं रख पाता और वह एक ऐसा फैसला लेता है जो सब कुछ बदल देता है। मकोला ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे उस सैनिक को लगती है जिसने उसकी पत्नी को मारा था और वह वहीं मर जाता है। लेकिन उसी गोली की आवाज छिपे रूसी सेना को भी सुनाई दे जाती है। कर्नल तुरंत समझ जाता है कि अब खतरा बहुत बढ़ गया है और तभी कहीं दूर छिपा हुआ रूसी स्नाइपर सीरी अपना निशाना लगाता है। कर्नल उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गोली चल जाती है। गोली सीधे कर्नल के सिर में लगती है और वह वहीं मर जाता है। अब मकोला को अपने फैसले की भयानक कीमत समझ आती है। रूसी सैनिक उनकी पोजीशन जान चुके होते हैं और चारों तरफ से गोलियां और धमाके शुरू हो जाते हैं। मकोला कर्नल के शव को उठाता है और गोलाबारी के बीच किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वह बेस तक पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके दिल में अब बहुत बड़ा बोझ होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके बदले की वजह से ही कर्नल की मौत हुई है। तभी मकोला एक और कसम खाता है। अब वह सिर्फ एक ही काम करेगा, वह किसी भी कीमत पर सीरी को मारकर रहेगा। कुछ समय बाद मकोला को खबर मिलती है कि आसपास 2 रूसी स्नाइपर छिपे हुए हैं। वह उन्हें खोजने के लिए अकेले मिशन पर निकलता पीडीडीडी देता है। थोड़ी देर तलाश करने के बाद उसे उनका ठिकाना मिल जाता है। मकोला सावधानी से निशाना लगाता है और एक गोली चलाकर पहले स्नाइपर को मार देता है, लेकिन दूसरा स्नाइपर तुरंत जवाबी फायर करता है। गोली मकोला के हाथ में लगती है और वह घायल हो जाता है। फिर भी मकोला हार नहीं मानता। दर्द सहते हुए वह एक और निशाना लगाता है और दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराता है। अब वह बुरी तरह घायल और थका हुआ होता है, इसलिए वह एक सुरक्षित जगह पर छिपकर आराम करने लगता है। उसी दौरान मेजर उससे संपर्क करता है और मेजर उसे बताता है कि उन्हें आखिरकार सीरी की लोकेशन मिल गई है। यह सुनते ही मकोला तुरंत बेस पर वापस लौट आता है। बेस पर मेजर सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और मिशन की पूरी योजना समझाता है। वह बताता है कि रूसी स्नाइपर सीरी एक रणनीतिक इमारत में छिपा हुआ है और अब तक वह यूक्रेन के 6 सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स को मार चुका है, इसलिए उसे हर हाल में खत्म करना जरूरी है। मेजर 2 टीमें बनाता है। पहली टीम सामने से हमला करेगी ताकि रूसी सैनिकों का ध्यान उनकी तरफ जाए और दूसरी टीम पीछे से इमारत के अंदर घुसेगी। मेजर साफ कहता है कि इस मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक है, सीरी को मारना। इसके बाद दोनों टीमें चुपचाप उस जगह की तरफ बढ़ती हैं। वहां पहुंचकर सभी सैनिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और मकोला धीरे धीरे इमारत के अंदर घुसता है। एक कमरे में उसे 2 रूसी सैनिक दिखाई देते हैं जो आराम से बात कर रहे होते हैं और उन्हें किसी खतरे का अंदाजा भी नहीं होता। मकोला मौका देखकर चुपचाप दोनों को मार देता है और फिर वह धीरे धीरे इमारत के अंदर और आगे बढ़ता है।
जब मकोला सही पोजीशन में पहुंच जाता है तो वह पहली टीम को संकेत देता है और सामने से हमला शुरू हो जाता है। उधर सिरी को कुछ अजीब लगता है। आमतौर पर उसके सैनिक लगातार रेडियो पर अपनी लोकेशन बताते रहते हैं, लेकिन इस बार कोई भी उससे संपर्क नहीं कर रहा होता। इससे सिरी को शक हो जाता है। वह हालात देखने के लिए इमारत की छत पर जाता है। छत पर पहुंचकर वह देखता है कि वहां मौजूद रूसी स्नाइपर पहले ही मारा जा चुका है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यूक्रेनी सैनिक इमारत के अंदर घुस चुके हैं। वह तुरंत अपनी बैकअप टीम को कॉल करता है और मदद मांगता है। बैकअप टीम कहती है कि उन्हें वहां पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। सीरीज समझ जाता है कि उसे तब तक अकेले ही अपनी पोजीशन बचानी होगी। वह वापस अपने स्नाइपर पोजीशन पर लौटता है और बाहर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मकोला पीछे से उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जोरदार लद्दाई होती है। आखिरकार मकोला चाकू से कई वार करता है और सीरी वहीं मर जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। इमारत के निचले फ्लोर पर एक और रूसी स्नाइपर मौजूद होता है। छत से आवाज सुनकर वह सतर्क हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, मकोला उसके ठिकाने पर एक ग्रेनेड फेंक देता है। ग्रेनेड फटते ही वह स्नाइपर भी मारा जाता है। उसी समय बाहर सिरी की बैकअप टीम वहां पहुंच जाती है। उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि सिरी मर चुका है। वे रेडियो पर उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मकोला सिरी का रेडियो उठाता है और कॉल रिसीव करता है। फिर वह उनसे कहता है, तुम सब मरने वाले हो। इसके तुरंत बाद वह ट्रक के ड्राइवर को गोली मार देता है। ट्रक अचानक रुक जाता है और रूसी सैनिक घबराकर बाहर निकलते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बाहर पहले से ही यूक्रेनी स्नाइपर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही पलों में सभी रूसी सैनिक मार दिए जाते हैं। मिशन पूरी तरह सफल हो जाता है। कुछ दिनों बाद मकोला अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है। वह वहां चुपचाप खड़ा रहता है। उसने वह वादा पूरा कर दिया होता है जो उसने अपनी पत्नी की मौत के बाद किया था। फिर वह अपनी पत्नी की बनाई मूर्ति कब्र के पास रख देता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।